हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। हमारे सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर आज हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है, अर्थात नॉर्मलता क्या होती है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इसको लिखते किसे हैं। कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात हो जाती है डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ही क्या लिखा है, नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आप लोगों को डेफिनेशन है वो डेफिनेटली आनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी कंडीशन क्या होती है या फिर क्या डेफिनेशन होती है इसकी। देखो बच्चों, नॉर्मेलिटी के लिए हम क्या बोल देंगे कि सर इसके लिए 1 लीटर विलियन में 1 लीटर का मतलब क्या हो जाता है, 1000 ml, 1000 ml। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, विलियन होगा वो क्या होगा, 1000 ml होगा या फिर 1 लीटर होगा। तो जो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, अपने नॉर्मलता कहलाती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है ग्राम तुल्यांक, जिसको हम क्या बोल देंगे, ग्राम में तुल्यांक की भार भी बोल देंगे। मतलब ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है। इससे पहले आपने ग्राम तुल्यांक के बारे में नहीं पढ़ा। हालांकि हम मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर पढ़ते हैं, उसके अंदर अच्छे से सब कुछ पढ़ लेते हैं, मोल वगैरह, ग्राम तुल्यांक वगैरह, अणुभार सब कुछ। तो अणुभार तो हमने पहले देख लिया है। इस वीडियो में नॉर्मलता देखेंगे और नॉर्मलता में हमें क्या पता होना चाहिए, ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ये चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे कि सर नॉर्मलता किसे कहते हैं। तो आप एक लाइन में लिखोगे कि 1 लीटर, ब्रैकेट में लिखोगे 1000 ml, विलियन में 1 लीटर, ब्रैकेट में लिखोगे 1000 ml, ठीक है। उसके बाद में लिखोगे विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों, या फिर ग्राम तुल्यांकों को क्या बोल दोगे, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, ग्राम में तुल्यांक की भार। अगली बात समझ में, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ये क्या हो जाती है, इसकी डेफिनेशन हो जाती है। मतलब मैं नॉर्मलता के इक्वल में क्या लिख सकता हूं, विलय के ग्राम तुल्यांक अपोन में विलियन का आयतन। किसके अंदर लेंगे, अगर लीटर में लेंगे तो अपोन में क्या हो जाएगा, लीटर। अगर इसको ग्राम में ml में चेंज कर देंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात ऊपर जाके या फिर डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। तो ये आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, नॉर्मलता इक्वल टू, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बोल दोगे, ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक आपको मैं निकालना सिखाऊंगा इसी के अंदर, ठीक है, इसी वीडियो में। यहां पर क्या बोल दोगे सर, विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय मीन सोल्यूट, विलय के ग्राम तुल्यांक अपोन में विलियन का आयतन, विलियन मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन। आयतन किसमें लोगे बच्चों, लीटर के अंदर लोगे। अब विलय के ग्राम तुल्यांक अपोन में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें लेंगे, लीटर में लेंगे। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, अगर मैं नॉर्मलता को किसे लिखते हैं, हम इसको दर्शाते हैं किससे बच्चों, कैपिटल एन से लिखते हैं। इसको किसे लिखते हैं, कैपिटल एन से दर्शाते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी इकाई की, अर्थात यूनिट की बात करूं, मात्रक की बात करूं, तो आप लोगों ने देखा ग्राम तुल्यांक है, मतलब ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगा इसका मात्रक। तो मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कैपिटल एन से लिख देंगे और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो फॉर्मूला उसी से सब कुछ क्या आ जाता है, निकल के आ जाता है। अगर मैं नॉर्मलता को एन लिखता हूं तो इंग्लिश में क्या लिख दोगे, अब देखो विलय के ग्राम तुल्यांक, इसको क्या बोल दो, इक्विवेलेंट, क्या बोल दोगे, विलय के ग्राम तुल्यांक को क्या बोल दोगे, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, राइट, इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ सोल्यूट अपोन में विलियन का आयतन, मतलब क्या हो जाएगा, वी। आयतन को किससे लिखते हैं हम बच्चों, वी से लिखते हैं। तो किसमें, इसके अंदर यहाँ पे लीटर में है, तो मैं अपोन में क्या लिख दूंगा, वी, और ये क्या हो गया, लीटर में हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट की बात हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इसको ml में चेंज कर दूं लीटर को, तो मैंने क्या बताया, अपोन में किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से। तो आप क्या कर दोगे सर, इसको अगर मैं दूसरे वर्ड्स में लिखूं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपोन में देखो वी, अब किस में आ जाएगा, लीटर की जगह ml।
अपोन में क्या लिखूंगा, इसके भी 1000, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या होना चाहिए, आना चाहिए, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब विलायक, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मैं अब आपको इंपॉर्टेंट टर्म क्या समझाता हूँ, तुल्यांक की भार क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है। ग्राम तुल्यांक का मतलब इक्विवेलेंट वेट। अब देखो ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं बच्चों, इसके लिए कोई भी हम पदार्थ लेते हैं या फिर जैसे कि कोई पदार्थ लिया, उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष भार होता है। जो यौगिक लेते हैं ना, परोक्ष भार होता है उसका। जैसे हाइड्रोजन ले लेंगे तो हाइड्रोजन का क्या हो जाता है भार, मतलब ग्राम के अंदर 1 ग्राम हो जाता है। ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाता है, 8 ग्राम। ऐसे ही बात करें Hg की तो उसका कितना हो जाता है, 108 ग्राम। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास होता है। अभी जो प्रेजेंट में लिखते हैं यूनिफाइड मास, जिसको यू से लिख देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर दे, तो वही क्या है, उसका तुल्यांक की भार है। तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखोगे तुल्यांक की भार की, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या निकालना है और क्या होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर आप लिखोगे तुल्यांक की भार, इंग्लिश में क्या बोल दोगे, इक्विवेलेंट वेट। क्या बोल दोगे, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक की भार। इसकी डेफिनेशन क्या लिख दोगे कि सर क्या बोल दोगे, किसी पदार्थ का वह प्रत्यक्ष या परोक्ष भार, किसी पदार्थ का वह प्रत्यक्ष या परोक्ष भार जो यौगिक में हाइड्रोजन के 1 U या फिर कोई 1 ग्राम भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसको यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास, और ग्राम भी क्या है, मास ही है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल दोगे, जो यौगिक में हाइड्रोजन के 1 U या फिर ऑक्सीजन के 8 U या फिर Hg के 108 U को प्रतिस्थापित कर सकता है, क्या कहलाता है बच्चों, तुल्यांक की भार कहलाता है। पूरी डेफिनेशन मैंने क्या बोली, एक साथ लिखा देता हूँ। किसी पदार्थ का वह प्रत्यक्ष या परोक्ष भार जो यौगिक में हाइड्रोजन के 1 U या ऑक्सीजन के 8 U और Hg के 108 U को प्रतिस्थापित कर सकता है, क्या कहलाता है, वो उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। अब परमाणु का तुल्यांकी भार निकालेंगे तब क्या बोल देंगे, परमाणु का भार अपोन में उसकी संयोजकता वैलेंसी, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम निकालेंगे तब किसके लिए हो जाएगा, एटम के लिए, मतलब उस परमाणु का तुल्यांकी भार निकालेंगे, मतलब एटॉमिक मास निकाल देंगे। मतलब परमाणु भार मतलब उसका एटॉमिक मास, या फिर दूसरा वर्ड या तुल्यांकी भार को क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक वेट बोल रहे हैं बच्चों। यहाँ पे मास यूज नहीं करेंगे, तो उसमें डिवाइड कर देंगे। जो हमें परमाणु भार दिया है, एटॉमिक वेट दिया है, उसमें उसकी वैलेंसी है, संयोजकता है, उसका भाग कर देंगे, है ना। तो मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ, तुल्यांकी भार किसका निकालें, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी परमाणु के लिए, है ना, परमाणु का तुल्यांकी भार। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, परमाणु का तुल्यांकी भार। अब परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हो, आप एटम बोल देते हो, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम बोल देंगे, राइट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। अब बात करेंगे इसकी परमाणु का तुल्यांकी भार की, तो क्या हो जाएगा, परमाणु भार को आप क्या बोल दोगे, एटॉमिक वेट। और अपोन में देखो किसकी बात चल रही है, यहाँ पे तुल्यांकी भार की बात चल रही है, मतलब वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। परमाणु भार है और उसकी क्या है, संयोजकता है, संयोजकता। तो हम परमाणु भार को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एटॉमिक वेट बोलेंगे, यहाँ पे मास यूज नहीं करना, राइट। तो शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं इसको, एटॉमिक वेट। अपोन में क्या लिख दोगे बच्चों, संयोजकता मतलब वैलेंसी, राइट। यहां पर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मैं बात करूं सोडियम का इक्विवेलेंट की बात करूं, किसकी, सोडियम का परमाणु भार या तुल्यांकी भार, सॉरी परमाणु भार नहीं, उसका तुल्यांकी भार। तो क्या हो जाएगा, सोडियम का तुल्यांकी भार कैसे निकाल देंगे, उसका परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। उसकी संयोजकता कितनी होती है, Na+ देखते हैं, मतलब 1 होती है, तो उससे डिवाइड कर देंगे। अब मैं बात करूं जैसे कि ऑक्सीजन की, तो उसमें चार्ज कितना होता है, -2 होता है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर -2 आ गया, उसकी वैलेंसी -2 होगी, तो क्या मतलब उसका हम -2 से डिवाइड करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। संयोजकता हमेशा प्लस के अंदर होती है बच्चों, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। ऑक्सीजन अंक है वो -2 या +2 होता है। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि सर वैलेंसी जहां पे नाम आ गया, संयोजकता मतलब आपको किससे डिवाइड करना है, उसके ऊपर जो चार्ज है उसी से, उसका चाहे प्लस में साइन हो चाहे माइनस में हो, हमेशा यूज किस में करना है, प्लस में करना है। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, Na का परमाणु भार,
तो Na का परमाणु भार कैसे निकाल दूंगा, Na का तुल्यांकी भार, परमाणु भार का नाम पता नहीं क्यों सेट हो रखा है मुंह में, Na का तुल्यांकी भार, एटॉमिक वेट किसका, परमाणु का, कितना हो जाएगा बच्चों, सोडियम का कितना होता है 23, राइट, वैलेंसी कितनी होती है 1, तो इसका तुल्यांकी भार भी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन है बच्चों, O2 के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन के लिए, O2 नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, क्या 16 क्या हो जाता है उसका एटॉमिक मास है, उसकी बात कर रहे हैं ना, परमाणु भार या एटॉमिक वेट, तो उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसकी संयोजकता वैलेंसी कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। ऐसे ही आप सबका निकाल सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम का निकाल सकते हो, क्लोरीन का निकाल सकते हो, क्लोरीन का आपको पता भी होना चाहिए डायरेक्ट, जैसे Cl है, Cl का तुल्यांकी भार, तो इसका 35.5 हो जाता है परमाणु भार, एटॉमिक वेट अपोल में संयोजकता Cl माइनस होता है ना, तो 1 हो जाएगा, तो ये सेम ही रह जाएगा, राइट, 35.5 ही रह जाएगा। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि सर हम अगर किसी परमाणु का तुल्यांकी भार निकालेंगे, अगर किसी एटम का क्या निकालेंगे, एटॉमिक वेट निकालेंगे, तो कैसे, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये चीज आप लोगों को आ जानी चाहिए। ऐसे ही मैं बात करूं किसी आयन का तुल्यांकी भार, आयन मीन्स अभी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि बात करें हम NH4+ की, तो कैसे निकल जाएगा उसका तुल्यांकी भार, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस आयन का मतलब जो पूरा जो हमारे पास में जैसे आयन है उसका अणुभार निकालेंगे, उसमें टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है उन सबका जोड़ करेंगे, उसके बाद में उस पर जितना चार्ज है उससे डिवाइड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको ये इरेज कर देता हूँ अगर आपने उतार लिया हो तो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे आयन्स की, है ना, किसकी बात करेंगे, आयन की, हाँ, बाकी सारा का सारा क्या रहेगा, सेम रह जाएगा, हाँ। अब देखो यहां पर बात कर लेंगे किसकी, आयन का तुल्यांकी भार, आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। अब आयन के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि सर जो आयन है उसका अणुभार, आयन का अणुभार अपोन में क्या हो जाएगा, उस आयन पे कितना चार्ज है, मतलब आवेश, राइट, अपोन आवेश। तो आयन का अणुभार इसको क्या बोल दोगे कि सर मोलर मास ऑफ आयन, शॉर्टकट इंग्लिश में क्या बोल दोगे, मोलर मास ऑफ आयन अपोन में चार्ज। अब देखो एग्जांपल लेते हैं NH4+ का, NH4+, अब NH4+ का तुल्यांकी भार निकालेंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा, आप बताओ मेरे को, मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करके। अब देखो यहाँ पर एक नाइट्रोजन और 4 क्या है, हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मतलब नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, और इसका हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एक, मतलब 4 का कितना हो जाएगा 4, मतलब 14 और 4 18, अपोन में प्लस चार्ज कितना है 1, मतलब कि 1 से डिवाइड कर देंगे तो 18/1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। ऐसे ही बात करें कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स की निकालें, तो कार्बोनेट का निकाल के देखें सबसे पहले, CO3 2- का तुल्यांकी भार। अब देखो एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 3 जा 48, और एक कार्बन का हो जाता है 12, तो 16 टोटल 60 हो गया ना, सॉरी है ना 60, और अपोन में कितना दे रखा है, मतलब चार्ज कितना दे रखा है -2, तो अपोन में 2 कर देंगे, तो यहाँ पर सीधा सा हिसाब हो गया ना 60/2, मतलब हाफ हो गया। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सारे कंसेप्ट में आपको करवा रहा हूँ कि किस प्रकार कैसे तुल्यांकी भार निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस निकालना है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे बात करें बच्चों की अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एसिड दिया होता है और हमें निकालना नहीं आता उसका तुल्यांकी भार। तो बात करेंगे सबसे पहले जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार है उसकी, तो हेडिंग डालो, फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, अम्ल, एसिड, क्या लिख लोगे, एसिड, अम्ल का तुल्यांकी भार, एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अब देखो एसिड के लिए क्या बोल दोगे, सर उस अम्ल का अणुभार
वहां पे क्या था, आयन का अणुभार था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सर उस अम्ल का अणुभार मोलर मास ऑफ एसिड हो जाएगा यहाँ पे, है ना, मोलर मास ऑफ एसिड। बस आपको इतना ही चेंज करना और कुछ भी नहीं करना, और चार्ज की जगह क्या कर देना है, उसकी क्षारकता की बात करेंगे, है ना। अम्ल की क्षारकता होगी और क्षार की अम्लता की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। मैंने आपको जो आयनाइज मतलब अपने जो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था उसके अंदर सब कुछ समझाया है कि अम्ल की क्षारकता कैसे निकालते हैं और क्षार की जो अम्लता है वो किस प्रकार निकालते हैं। फिर से मैं आपको रिविजन करवा देता हूं, आपको 1 मिनट में याद आ जाएगा। तो आयन का अणुभार हो गया यहाँ पे, मतलब मोलर मास ऑफ एसिड हो गया, मतलब आयन की जगह क्या आ गया यहाँ पे, एसिड आ जाएगा, राइट, अम्ल आ जाएगा, है ना। आयन की जगह अम्ल का अणुभार हो जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगी, अम्ल की क्षारकता होगी, नहीं कि अम्लता। ये इंपॉर्टेंट बात है, अम्ल की क्षारकता। अब अम्ल की क्षारकता कैसे निकलेगी बच्चों, इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी। जैसे कि मैं HCl की बात करता हूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कितने हाइड्रोजन है वो त्याग सकता है, डोनेट कर सकता है। आप बोलोगे कि सर एक हाइड्रोजन है H+ है, उसको वो क्या करेगा, डोनेट कर लेगा। मतलब वो जितने हाइड्रोजन आयंस है उनको डोनेट करेगा, त्यागेगा, वही उसकी क्या हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी। बेस उसकी क्या हो जाएगी, क्षारकता मतलब बेसिसिटी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अम्ल की क्षारकता मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये लिखेंगे यहाँ पे, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड की बात करेंगे यहाँ पे। तो अम्ल की क्षारकता, ऐसे क्षार की अम्लता कैसे निकलेगी, जितने वो OH माइनस आयंस है वो क्या त्याग करेगा, वही उसकी क्या हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी, क्षार की अम्लता हो जाएगी, सॉरी, है ना। तो सेम कहानी उसके अंदर निकालेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया HCl का, मतलब HCl की क्षारकता कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ऐसे H2SO4 है, उसकी क्षारकता कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो 2 हाइड्रोजनों को क्या करेगा, त्याग कर देगा। तो अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता दोनों चीज समझ में आ गई। तो आप सबसे पहले एक ऊंट में हेडिंग लिखोगे, लाइन ऊपर ऊपर अम्ल की क्षारकता, और उसके बाद में लिखोगे मतलब क्षार की अम्लता। तो सबसे पहले मैं अम्ल की क्षारकता के बारे में दिखा देता हूँ। किसी अम्ल द्वारा त्यागे जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या, आगे बात समझ में। ऐसे क्षार की अम्लता लिखोगे, किसी क्षार द्वारा त्यागे जा सकने वाले OH- आयनों की संख्या। आगे ये बात समझ में। ऐसे जैसे NaOH है, उसमें कितने OH- त्यागेगा, एक, मतलब उसकी अम्लता क्या हो जाएगी, उस क्षार की अम्लता क्या हो जाएगी, NaOH की 1 हो जाएगी। आगे ये कहानी समझ में। चलो अब लिखते हैं। अब क्या करते हैं, HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, मतलब HCl का तुल्यांकी भार निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालते हैं, राइट। हाँ, सबसे पहले एग्जांपल लिखो, HCl का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, क्या लिख दोगे, HCl का तुल्यांकी भार इक्वल में क्या लिख दोगे। अब इसके पास में देखो HCl, एक H+ और Cl- है। Cl- मतलब Cl, उसके पास में कितना होता है 35.5, और एक हाइड्रोजन के पास में, दोनों का जोड़ के कितना हो जाएगा 36.5, राइट। अभी लिखा है ना, अपोन में उसकी अम्लता की अम्ल की क्षारकता, मतलब एक हाइड्रोजन त्यागेगा, अपोन में आ जाएगा। ऐसे ही बात करूंगा मैं बच्चों H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता है 2 हाइड्रोजन है इसके पास में, तो 2 त्याग देगा, तो अपोन में तो कितना आ जाएगा, उसकी अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन त्यागेगा तो 2। और इसका H2SO4 का जो तुल्यांकी भार है वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको पता है कि H2 मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए, एक सल्फर हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो एक ऑक्सीजन के पास में कितना होता है 16, तो 4 के पास में 64, और 2 किसके पास में हो गए, हाइड्रोजन के पास में, मतलब 66, और बाकी जैसे कि हमारे पास में 18 बच गए, तो सल्फर के पास में हो जाएगी। मतलब टोटल कितना हो गया यहाँ पे 98 हो गया बच्चों, 98/2 सबका जोड़ देंगे यहाँ पे, राइट। हाँ, तो अपोन में कितना आ जाएगा 2 मतलब 49, सॉरी, है ना। यहां तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। अब इंपॉर्टेंट बात, अम्ल का तुल्यांकी भार है, ऐसे किसका निकालेंगे, क्षार का तुल्यांकी भार निकालेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालेंगे। हाँ, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्षार का तुल्यांकी भार, यहाँ पे क्या कर देंगे, अम्ल की जगह क्षार कर देंगे। यहाँ पे भी क्या कर देंगे, क्षार की अम्लता बात करेंगे, किसकी, अम्लता की, क्योंकि अम्ल की क्या निकाले थे बच्चों, क्षारता निकाले, तो यहाँ पे क्षार की क्या निकालेंगे, अम्लता निकालेंगे। अब यहाँ पर भी चेंज कर लो, मोलर मास ऑफ एसिड की जगह तो हो जाएगा बेस
यहाँ पे बेस एसिडिटी की जगह क्या हो जाएगा, बेस एसिडिटी किसकी निकालते हैं हम, एसिड की निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या किसकी बात हो जाएगी, एसिडिटी की बात हो जाएगी, राइट, बेस एसिडिटी की बात होती है, राइट। हाँ, एसिड की जगह क्या कर दोगे, बेस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, बेस एसिडिटी ऑफ बेस बोल देंगे, एसिड की जगह बेस बोल देंगे। आगे ये बात समझ में, अच्छा एसिडिटी आ जाएगी यहाँ पे, अम्लता की बात नहीं, बेस एसिडिटी नहीं, सॉरी उल्टा ले दिया, हाँ ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। हाँ अब एग्जांपल चेंज कर लेंगे यहाँ पे, है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl वगैरह, इनकी जगह क्या ले लेंगे, NaOH वगैरह ले लेंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ किसकी बात करें, सबसे पहले NaOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने आपको बताया एक OH माइनस त्यागेगा, मतलब उसकी क्षारकता, जो क्षार है उसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, 1/1। अब इसका NaOH है, इसका सबका क्या करेंगे, अणु भार है, उसको मतलब योग कर देंगे, तो कितना आता है, मैंने डायरेक्ट लिखा है आपको 40 आ जाता है इसका, तो इसकी तुल्यांकी भार का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसे आप MgOH होल ट्वाइस का निकाल सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल सकते हो, सबका निकाल सकते हो। आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो आने चाहिए, निकालना आना चाहिए। तो ले आगे, यहाँ तक कर लिया नोट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखवा देता हूँ, जैसा कि पीछे वाले में भी हमने मोलरिटी वाले में भी लिखा था। अब लिखोगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, चलो मैं दिखाता हूँ, आप लिखोगे साथ साथ, क्वेश्चन वगैरह सब करेंगे इसके। हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं जैसे जैसे लिखाऊं सारे 1 बाय 1 लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि क्या n, या फिर ये n कितनी बार दिख रहा है आपको, 1 टाइम, 1n, n या फिर 1n, मतलब एक n का मतलब है एक नॉर्मलता। आ रही बात समझ में, तो n या फिर 1n का मतलब क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल विलियन, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बोल देंगे इसको। छोटी सी बात है, बस आपको पता होना चाहिए, इसको क्या बोल दोगे, एक नॉर्मल विलियन। आगे बात समझ में। दूसरा क्या बोल दोगे, अगर 2n है तो क्या बोल दोगे, 2 नॉर्मल विलियन। ऐसे 5 को क्या बोल दोगे, पेंटा नॉर्मल। लिखो 5 हो तो क्या लिखोगे, पेंटा नॉर्मल, तो उसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलूंगी 10n दिया हुआ है, तो 10 का मतलब डेका, क्या डेका नॉर्मल, तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं n/2 की, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, यहाँ n/2 मतलब हाफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2n, इसका मतलब ये सेम ही है, लिखा हुआ है, मतलब समझ नहीं पाते कुछ लोग। अब आधा हो गया, 1/2 का मतलब हाफ, सेमी, आधे को क्या बोलते हो, सेमी, तो यहाँ पे क्या बोल दोगे, सेमी नॉर्मल बोल दोगे। नॉर्मलिटी की बात करूंगा तो आधा है मतलब 0.5 बोल दोगे या हाफ बोल दोगे, एक ही बात है ना। नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0.5 हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों में n/5 कर दूं, मतलब 5 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर 5n हो तो उसको पेंटा नॉर्मल बोलते हैं। तो अगर n/5 दिया हो, क्या दिया हो, n/5, या फिर आपको क्या बोल देना है, 1/5n, दोनों का मतलब सेम ही है बच्चों, कोई भी चेंज नहीं है। तो n/5 या 1/5 हो, मतलब उसको पेंटी नॉर्मल बोल दो। नॉर्मलिटी 0.2 हो जाएगी इसकी, कितनी, 0.2 नॉर्मलिटी, या फिर 1/5 बोल दो, डिवाइड करोगे तो सेम ही कहानी निकल के आएगी। ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ऐसे n/10 बोल दे या 1/10 बोल दे, तो मैंने आपको अभी बताया 1/10 हो तब उसको डेसी नॉर्मल बोलोगे। अगर 10n था तब डेका था, 1/10 है या n/10 है तो लिख लो, क्या है, n/10 या 1/10n। तो अब देखो उस टाइम पे हमने 10n था तब क्या बोला था, डेका नॉर्मल बोला था, लेकिन 1/10n है, इसको क्या बोल दोगे, डेसी नॉर्मल। नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0.1, क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे 1 में तो 0.1 आता है, आगे n लगाना बहुत जरूरी है नॉर्मलिटी में। तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, या तो 1/10 होगी, इसमें 1/5 होगी, इसमें 1/2 थी, इसमें 1 थी, यही तो है ना। तो इसमें 1/10 का मतलब 0.1n हो गया नॉर्मलिटी। इसको बोलते क्या है लैंग्वेज में, डेसी नॉर्मल।
ये आपको पता होना चाहिए, वो लैंग्वेज में देगा बच्चों आपको। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर 100 से डिवाइड कर दूं, 100 से डिवाइड करने का मतलब n/100 या फिर 1/100 n। अब देखो 2 टाइम 0 है, मतलब पॉइंट में क्या लग जाएगा, अब 2 डिजिट पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब 2 पॉइंट आने, मतलब 2 डिजिट पे पॉइंट आने का मतलब 0.001 n। इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो गई, 0.001 हो गई बच्चों। ऐसे ही में अगर इसका नाम क्या बोल देंगे, सेंटी नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको, सेंटी नॉर्मल। ये नाम पता होना चाहिए। अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो अब पॉइंट है वो कितने पे आ जाएगा, सेम 1/1000 n बोल देंगे तो पॉइंट 3 डिजिट पे आ जाएगा, मतलब 001 n। नॉर्मलिटी कितनी होगी, 0.001 होगी। इसी का नाम क्या है, मिली नॉर्मल। क्या बोल देंगे, मिली नॉर्मल। और 1/100 n को क्या बोला था, सेंटी नॉर्मल बोला था। ये सारी चीजें आप लोगों को लैंग्वेज में आनी चाहिए, क्योंकि याद रखने वाली चीजें हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। यहां तक आप लोगों के समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलो इरेज कर देते हैं ना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, अगर मैं नॉर्मेलिटी है n1 है और विलियन मतलब जो सॉरी वॉल्यूम आयतन है v1 है, उससे बढ़कर मतलब चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित कर देते हैं। मतलब n1 v1 से क्या हो जाता है आयतन, और नॉर्मेलिटी n2 v2 हो जाती है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब हमने क्या किया है यहाँ पे, किसी विलियन की नॉर्मलता n1 थी पहले और उसका आयतन v1 था, उससे बदल कर क्या हो गया, n2 v2 हो गया। इसका मतलब दोनों क्या हो गए, n1 v1 इक्वल टू n2 v2 हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। पीछे क्या देखा था हमने, m1 v1 के इक्वल देखा था, m2 v2 देखा था, सेम का लिया है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले क्या लिखोगे कि किसी विलियन की नॉर्मलता n1 व आयतन v1 से नॉर्मलता n2 और आयतन v2 हो जाए तो क्या हो जाता है हमारे पास में, ये हो जाता है n1 v1 इक्वल टू n2 v2। ये चीज हमारे पास में निकल के आ जाती है, दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल। अगर मैं n वालों को एक साइड करूं तो यहाँ पे n1 अपॉन n2 और इधर जाएगा v2 अपॉन v1। ये चीजें आप लोगों को आने लगी है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास में n1 v1 इक्वल टू n2 v2 आ गया। अब आगे क्या करते हैं, यदि कोई समान विलेयों के, विलेय क्या बोल रहा हूँ मैं, समान बोल रहा हूँ, अलग अलग नहीं है, तो उन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। मतलब समान विलेय होते हैं, उनके विलेयों को अगर हम आपस में मिला देंगे तो हमारे पास में जो n निकल के आएगी नॉर्मलता, जो रिजल्टिंग मतलब परिणामी नॉर्मलता निकल के आएगी, वो क्या हो जाएगी, उन दोनों का योग कर देंगे। मतलब nv1 प्लस n2v2 अपॉन में उन दोनों का आयतन क्या है, v1 प्लस v2। तो परिणामी क्या हो जाएगी, n इक्वल टू उन दोनों का योग कर देंगे। तो समान विलेय होने चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या है, तो अगली बात क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख दोगे कि सर क्या, यदि समान विलेयों के सोल्यूट क्या है, समान है, चेंज नहीं है, दोनों में एक जैसा है। यदि समान विलेयों के विलयनों को आपस में मिला दे तो नॉर्मलता क्या होगी, ये हो जाएगी। नॉर्मलता मतलब परिणामी नॉर्मलता, इन दोनों को क्या हो जाएगा, जोड़ n1 v1 प्लस n2 v2 अपोल में दोनों का आयतन, मतलब पहली का आयतन v1 है, दूसरी का आयतन v2 है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, n1 v1 प्लस n2 v2 अपोल में v1 प्लस v2 हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अगला कि सर जब n1 नॉर्मलता व v1 आयतन तथा n2 नॉर्मलता व v2 आयतन के विलयनों को मिश्रित किया जाए। यहाँ पे समान की बात नहीं चल रही बच्चों, उसमें पीछे वाले में क्या था, समान था दोनों का। विलय क्या था, मतलब सोल्यूट की मात्रा क्या थी, एक समान थी। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस है कि क्योंकि समान हो जरूरी नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, अलग होगा इस बार। तो क्या बोल देंगे, एक लाइन लिखेंगे इंपॉर्टेंट सी, और उसके बाद में जो जो पॉइंट्स बनेंगे इसके अंदर सारे लिखेंगे एबीसी लगा के। ये आपने नोट कर लिया होगा ना। अब लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे आपको आने चाहिए, अभी बता रहा हूं, याद कर लेना। हाँ, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे कि जब n1 नॉर्मलता व n1 नॉर्मलता व v1 आयतन, हो गई बात समझ में, तथा n2 नॉर्मलता व v2 आयतन के विलयनों को मिश्रित किया जाए तो। अब लिखो सबसे पहला पॉइंट, अब देखो एकदम सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, मिश्रित किया जाए तो क्या हो जाएगा, विलयनों को मिश्रित किया जाए तो क्या हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ए पॉइंट लगा के लिखो। सबसे पहले तो हमने यही किया था, अगर उदासीन हो तब,
उदासीन होगा तब तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के बराबर रहेंगे। अगर मिश्रण अम्लीय हो जाए या फिर मिश्रण क्षारीय हो जाए, तीनों पॉइंट लिखेंगे। तो अम्लीय होगा तब तो क्या हो जाएगा, उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी। तब जैसे कि मैं N1V1 को क्या ले लेता हूं, N1 को अगर मैं अम्लीय विलयन की नॉर्मलता मान लेता हूं तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा N2V2 से। अगर मैं जैसे कि उसको क्षारीय मान लेता हूं N2 को, मतलब N2V2 को क्षारीय विलयन की नॉर्मलता मान लेता हूं, और V2 को विलयन का आयतन मतलब क्षारीय विलयन का आयतन मान लेता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, N2V2 ग्रेटर देन N1V1 हो जाएगा। क्योंकि क्षारीयता क्या होगी यहाँ पे, क्षारीय विलयन का आयतन क्या हो गया, मतलब ज्यादा हो गया, उसकी नॉर्मलता क्षारीय विलयन की क्या हो गई, ज्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग तीनों पॉइंट देखेंगे हम। तो क्या लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर लिखोगे, हाँ ABC कुछ भी लगा के लिखो, थर्ड सेकंड थर्ड। तो देखो सबसे पहला क्या हो, यदि प्राप्त मिश्रण उदासीन हो, न्यूट्रल हो, यदि प्राप्त मिश्रण उदासीन हो मीन्स न्यूट्रल हो। न्यूट्रल होगा तो हमें पता है क्या हो जाएगा, N1V1 इक्वल टू N2V2 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर विलयन, दूसरा पॉइंट अम्लीय हो, तीसरा पॉइंट क्षारीय हो, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, यदि प्राप्त मिश्रण अम्लीय हो, कौन सा हो, अम्लीय, एसिडिक, अम्लीय, एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन की, तब क्या हो जाएगा, यहां पर देखो मैं क्या बोल दूंगा इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, N1V1 मैं ग्रेटर देन कर देता हूं N2V2। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, N1 जो है हमारे पास में क्या है, ये अम्लीय विलयन की नॉर्मलता है। क्या है, अम्लीय विलयन की नॉर्मलता, यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। अगर मैं N2 अम्लीय विलयन की नॉर्मलता कर देता हूं तो ये साइन इधर हो जाएगा, तब ग्रेटर देन N2V2 हो जाएगा, राइट। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैंने N1V1 ग्रेटर देन लिखा है N2V2, तो क्या है, N1 यहाँ क्या है, अम्लीय विलयन की नॉर्मलता है। क्या अभी, अम्लीय विलयन की नॉर्मलता, N1 इक्वल टू अम्लीय विलयन की नॉर्मलता। ऐसे V2 क्या हो गया, अम्लीय विलयन का आयतन हो गया। ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए बच्चों, अम्लीय विलयन का आयतन, ठीक है। अब बात करेंगे जब क्या हो, क्षारीय हो, बेसिडिक हो। जब विलयन हो तो मिश्रण प्राप्त हुआ वो क्या हो, बेसिडिक हो या फिर क्षारीय हो, तब क्या बात बोल दोगे। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, N2V2 ग्रेटर देन N1V1 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, N2V2 ग्रेटर देन N1V1। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या बोल सकते हो, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दोनों का मतलब सेम ही है, ये V2 है, राइट। अब देखो इसके लिए क्या बोल दोगे, सर ये बात बोल देंगे, यहाँ पे N1 किसका था, अम्लीय विलयन की नॉर्मलता थी, तो यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन की नॉर्मलता हो जाएगी, नॉर्मेलिटी हो जाएगी, राइट। N2 क्षारीय विलयन की नॉर्मलता, ऐसे ही V2 क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन का आयतन हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर आप लोगों को आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन वगैरह कर पाओगे कि इसके लिए क्या कंडीशन लोगे। अब आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि यदि अम्लीय विलयन की नॉर्मलता हम बच्चों Na ले ले, N मीन्स नॉर्मलता, A मीन्स एसिडिक मतलब अम्लीय, तो यदि अम्लीय विलयन की नॉर्मलता मैं Na लेता हूं और उसका आयतन Va ले लेता हूं, तथा क्षारीय जो मिश्रण होता है उसकी नॉर्मलता मैं N भी ले लूं और आयतन V भी ले लूं, तो इसका जो हमें अंतर देखना है, सेम हमने मौलिकता के अंदर भी देखा था, तो उसमें भी माइनस आया था दोनों के बीच में, वहां पे N1V1 माइनस N2V2 क्या था, अपॉन में Va मतलब V1 प्लस V2 क्या था, वहां पे N की जगह क्या था बच्चों, M था, राइट। ये चीज मैंने आपको समझाया, M1 था यहाँ पे, मतलब पीछे वाले में यहाँ पे N1 है। अगर मैं एसिड को Na से लिख दूं, बेस को VB से लिख दूं और NB से लिख दूं, तो उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, और अंतर को हम किसे लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं दोनों को। तो ये चीज आप लोग लिखोगे, सबसे पहले एक लाइन नोट करोगे, क्या लाइन नोट करोगे, यदि अम्लीय मिश्रण की नॉर्मलता, लिखो, यदि अम्लीय मिश्रण की नॉर्मलता Na, अम्लीय मिश्रण की नॉर्मलता Na व आयतन Va,
आयतन Va तथा क्षारीय मिश्रण की नॉर्मलता Nb, क्षारीय मिश्रण की नॉर्मलता Nb व आयतन Vb है तो, वह आयतन Vb है तो हमारे पास में अम्लीय विलयन की नॉर्मलता क्या आ जाएगी यहाँ पे, अम्लीय विलयन की नॉर्मलता। अब देखो Na क्या है, अम्लीय विलयन की बात करें तो NaVa क्या होगा, ग्रेटर देन NbVb होगा, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तभी कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पर NaVb माइनस सॉरी Va, अम्लीय की बात हो रही है, यहाँ पर NbVb अपोन में दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, ये तो जुड़ेगा, क्योंकि आयतन मिला रहे हैं तो दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा। इसको माइनस मत कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब मैं बात करूं, जैसे ये किसकी बात होगी, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, है ना। इसको आप लिख लो, नॉर्मेलिटी ऑफ अब क्या लिख दोगे, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, क्षारीय विलयन की नॉर्मलता। अगला क्षारीय विलयन की नॉर्मलता। अब क्षारीय विलयन की नॉर्मलता की बात करेंगे तो यहाँ पे NbVb क्या आ जाएगा, इससे पहले आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा होगा ना तभी तो वो उसमें से माइनस होगा, NbVb माइनस NaVa अपोन के अंदर Va प्लस Vb रहेगा, इसमें माइनस नहीं करना, चाहे आयतन किसी का भी लो, दोनों का प्लस ही होता है। ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अगली हेडिंग डालोगे, मोलरता व नॉर्मलता के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, या फिर रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। हाँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, जो कि आप लोगों के गलत होने के चांस पूरे पूरे रहते हैं, इसलिए अब पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। हेडिंग डालोगे, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, मोलरता व नॉर्मलता के मध्य संबंध, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, ये आपको आना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया था। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है, नॉर्मलता को हम N से लिखते हैं और मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं। तो अगर मैं नॉर्मलता की बात करूंगा तो नॉर्मलता इक्वल टू क्या बोल देंगे, मोलरता मल्टीप्लाई अणुभार अपोन में तुल्यांक की भार। पीछे वाले में भी हमने सेम किया था, वहां पे तुल्यांक की भार नहीं था, अणुभार था, राइट। तो यही चीज होना चाहिए। बीच में घनत्व माइनस दे रखा था, घनत्व माइनस में से कर रहे थे हम, है ना। तो आप लोगों को पीछे वाला है वो रिविजन याद करके आना है यहाँ पे, जब क्लास में होता हूँ। तो मैं बात करूँ नॉर्मेलिटी की या नॉर्मलता की संबंध की बात करूँ तो मैं क्या बोल दूंगा, नॉर्मलता इक्वल टू, अब देखो उसमें और इसमें चेंज क्या आप लोगों को देखना है। मोलरता, मोलरता तो उसमें भी थी, अपोन में माइनस, मोलरता माइनस मतलब घनत्व माइनस मोलरता इंटू अणुभार वगैरह दे रखा था उसके अंदर। तो अब नॉर्मलता इक्वल टू, अगर मैं इधर मोलरता लिखूंगा तब कुछ और रहेगा और इधर लिख रहा हूं तब कुछ और रहेगा, याद रखना। हाँ, तो नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता मल्टीप्लाई में क्या बोल दोगे सर, अणुभार, अणुभार अपोन में जब बात करेंगे नॉर्मलता की तो क्या आ जाएगा बच्चों, तुल्यांकी भार आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा, तुल्यांकी भार। अब आप लोगों को मैंने समझाया, अणुभार को क्या लिख देते हो, मोलर मास लिख देते हो, क्या लिख देते हो, मोलर मास। तुल्यांकी भार को क्या लिखते हो, इक्विवेलेंट वेट लिखते हो। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो इंग्लिश में भी लिख दूं साथ में, मोलर मास अपोन में इक्विवेलेंट वेट। मोलरता को आप क्या लिखते हो, कैपिटल एम से, नॉर्मलता को एन से लिखते हो। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। अगर मैं तुल्यांकी भार को इधर भेज दूं तो क्या है, इधर डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको शॉर्टकट में, एन मीन्स नॉर्मलता मल्टीप्लाई तुल्यांकी भार मीन्स इक्विवेलेंट वेट, और इधर क्या है, एन इंटू मोलर मास। नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणा अणुभार। ये चीज आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। मोलरता
इनटू मोलर मास मीन्स अणुभार। आ गई ये चीज समझ में? अगर यहाँ तक समझ में आ गई है तो अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जैसे बात करेंगे अम्ल की नॉर्मलता की, क्षारक की नॉर्मलता की, उसकी बात करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है और एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। अगर मैं बात करूँ बच्चों अम्ल की नॉर्मलता की, मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड की बात करता हूँ, तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, मोलरता होती है ना, उसको आप अम्ल की क्षारकता से गुणा कर दो। अगर क्षार की नॉर्मलता की बात करोगे तो जितनी हमारे पास में मोलरता दे रखी है उसको क्षार की अम्लता से गुणा कर दो। बस आपको इतना करना है। क्या बताया मैंने? अगर अम्ल की नॉर्मलता पूछे, आपको नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड पूछे, तो क्या करोगे, हमारे पास में मोलरता दी हुई है, उसको जितनी अम्ल की क्षारकता है, मतलब जितने हाइड्रोजन प्लस आयन डोनेट करता है, त्यागता है, उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे क्षार की जो नॉर्मलता है, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस है, वो निकालोगे तो क्या करोगे, मोलरता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्षार की अम्लता से कर दोगे, एसिडिटी ऑफ बेस से मल्टीप्लाई कर दोगे। बस इतना सिंपल काम करना है, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ हो जाएगा। चलो लिखो, पहले अम्ल की नॉर्मलता लिखोगे। कैसे निकालोगे, क्या लिखोगे, अम्ल की नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, सॉरी फॉर दैट। देखो क्या करोगे, मोलरता से गुणा कर दो, मोलरता कैपिटल एम को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, बात में अम्ल का क्या निकालते हैं हम, क्षारकता निकालते हैं ना, तो अम्ल की क्षारकता से करोगे गुणा, है ना। अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, जितने हाइड्रोजन आयन वो त्यागेगा, वो बेसिसिटी ऑफ एसिड की बात करेंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बात करेंगे क्षारक की नॉर्मलता की, क्षारक की नॉर्मलता की, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस की बात करते हैं, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अम्ल की नॉर्मलता की जगह क्षार की नॉर्मलता, इक्वल मोलरता तो दोनों में सेम ही रहेगी, मल्टीप्लाई किसे कर दोगे, यहाँ पे अम्ल की क्षारकता थी तो यहाँ पे क्षार की क्या हो जाएगी बच्चों, अम्लता हो जाएगी, एसिडिटी ऑफ बेस हो जाएगी, राइट। एसिडिटी ऑफ बेस। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों को आना चाहिए, पूरा ध्यान रखा होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, इसी पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ करें स्टार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, और ये जैसी नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगी ना, अगले वीडियो में फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो वहां तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएगा। मतलब कल वाले वीडियो तक आपको 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ आपको, 0.3 m आपको H3PO3 की नॉर्मलता बतानी है, कितनी होगी। तो आप लोगों को पता है H3PO3 ये कितने हाइड्रोजन आयन्स है वो त्यागेगा, सॉरी कितने हाइड्रोजन आयन्स त्यागेगा, एक मिनट गिर गया कुछ डस्टर वगैरह। हाँ तो मतलब 0.3 m फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल की बात कर रहा हूँ, मतलब H3PO3 की बात कर रहा हूँ। तो इसकी नॉर्मलता कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये अम्ल है, मतलब इसकी क्षारकता कितनी होगी, ये कितने हाइड्रोजन है उनका त्याग करेगा। बच्चों आपको H3PO3 में भले ही 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन इसके पास में 2 OH बंद होता है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, फास्फोरस से जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो OH वाले दोनों हाइड्रोजन है ना, इन्हीं का त्याग करेगा। जो डायरेक्ट फास्फोरस है उससे जो जुड़ा हुआ उसका डोनेशन नहीं करेगा। तो इसकी क्षारकता है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड कितनी हो जाएगी, m इंटू अम्ल की क्षारकता, मतलब 0.3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.6 आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन मैंने आपको क्या लिखाया था, 0.3 m H3PO3 की सॉरी फॉर दैट 0.3 m H3PO3 की नॉर्मलता की n निकालो, मीन्स नॉर्मलता निकालो।
तो आपके पास में क्या दे रखा है 0.3 m दे रखा है, मतलब मोलरता दे रखी है बच्चों। तो आपको मैंने डायरेक्ट अभी पीछे वाला फॉर्मूला लिखा है वो आप डायरेक्ट यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे H3PO3 क्या है एसिड है, तो इसकी स्ट्रक्चर बना के देखोगे कितने हाइड्रोजनों को ये डोनेट करेगा। तो जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, इसके पास में फास्फोरस होता है, उसे एक OH बंद और एक OH यहाँ और एक ऑक्सीजन जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये डायरेक्ट जुड़े। तो ये दोनों वाले OH है ना ये वाले, तो इसके पास में जो हाइड्रोजन है उन्हीं का क्या करेगा ये डोनेट करेगा, उन्हीं का त्याग करेगा। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, इस अम्ल की क्षारकता मतलब फास्फोरस अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं नॉर्मेलिटी की बात करूंगा ना, यहाँ पे इसकी नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO3, नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO3। H3PO3 क्या है बच्चों, यहाँ पे एसिड है ना, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो H3PO3 यहाँ पे नॉर्मेलिटी मतलब इसने कितने अम्ल है, मतलब कितने हाइड्रोजन त्यागे हैं, 2 त्यागे हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये हो जाता है ना m इंटू जितने हाइड्रोजन है वो त्यागता है, तो 0.3 दे रखा है और इसकी क्षारकता कितनी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्या कर देंगे क्षारकता से मल्टीप्लाई कर देंगे। अम्ल की क्षारकता कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं m कितना है 0.3 मल्टीप्लाई में 2 कैसे आ गया क्योंकि क्षारकता है, तो 2 जा 3 6 है ना 0.6 n हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आप लोगों को आनी चाहिए, डायरेक्ट कर देना, आपको कुछ भी नहीं करना, राइट। हाँ अगला क्वेश्चन करें क्या, यहाँ पे 1 मिलियन 1 m H3PO3 की नॉर्मलता की बात करोगे, H3 यहाँ पे PO4 ले लो, उसकी निकाल के दिखाओ कितनी हो जाएगी। 1 m H3PO4 की नॉर्मलता कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करोगे इसकी क्षारकता की बात करोगे, क्षारकता कितनी हो जाएगी H3PO4, ये कितने हाइड्रोजन है उनका क्या करेगा 3 का करेगा। तो यहाँ पे इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षारकता मतलब क्षारकता क्या हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। H3PO4 की क्षारकता कितनी है 3 है, ये 3 हाइड्रोजनों का क्या करेगा त्याग करेगा। अब यहाँ पे n इक्वल टू डायरेक्ट निकाल दोगे, जो हमें ये दिया है इससे क्षारकता मतलब इसकी कितनी है 3, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 1 जा 3, तो आंसर आ गया 3। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप पीछे का पेपर उठा के देख सकते हो, राइट। तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन करवाता हूँ, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां से क्वेश्चन आप लोगों के बनता ही बनता है एग्जाम में। इसको इरेज कर दे, लिखो क्वेश्चन लिखो आप लोग। हाँ मैं लिखवाता हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिखो कि NaCl के 5 ml, देखो NaCl के 5 ml, NaCl के 5 ml और N/2 H2SO4 के 20 ml, क्या N/2 H2SO4 के 20 ml, NaCl के 5 ml, N/2 H2SO4 के 20 ml तथा N/3 HNO3 के 30 ml। N/3 HNO3, HNO3 क्या है नाइट्रिक अम्ल है बच्चों, इसको क्या बोलते हो आप नाइट्रिक अम्ल बोलते हो, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। N/3 HNO3 के 30 ml, आगे बात समझ में 30 ml। हाँ मिलाकर बनाए गए विलयन की परिणामी नॉर्मलता निकालिए, मीन्स क्या करना है इनकी जो परिणामी रिजल्टिंग जो नॉर्मेलिटी है वो आपको निकालनी है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन क्या बताया NaCl के 5 ml, N/2 H2SO4 के 20 ml तथा N/3 HNO3 के 30 ml मिलाकर बनाए गए विलयन की परिणामी नॉर्मलता बताइए, रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी बताइए। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, अगर किसी अम्ल की नॉर्मलता की बात करते हैं तो जो हमें निकालना है NV, वो मतलब परिणामी नॉर्मलता किसके इक्वल हो जाएगी, इन सभी के योग के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे कितने मतलब हमने NaCl H2SO4 और HNO3 3 अम्ल लिए हैं, मतलब 3 घटक लिए, 3 कंपोनेंट लिए, तो तीनों का योग कर देंगे। मतलब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इन दोनों तीनों का योग कर देंगे, नॉर्मेलिटी निकालेंगे तब, है ना। तो क्या बोलते हो जाएगा यहाँ पे NV परिणामी नॉर्मलता कैसे हो जाएगी N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3
V3। अब आप लोगों के पास में सब कुछ दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया आपको नॉर्मलता होती है, वो उसमें टोटल विलियन कितना लेते हैं, 1000 ml लेते हैं या फिर 1 लीटर लेते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही है ml की, ml में दिया हो तो 1000 ml, अगर लीटर की बात करें तो 1 लीटर, है ना। तो यहाँ पे ये तो n हमें निकालना है, ये विलियन कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 1000 ml के अंदर ही हम निकालते हैं। अब N1V1, यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही, ये N कितनी बार है, मतलब N कितना है, 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 होगी बच्चों। उसके बाद में कितना ml, 5 ml, एकदम अच्छे से कंसेप्ट बताऊंगा, तो मल्टीप्लाई सॉरी, है ना, 5 प्लस N2V2, N2V2 किसको ले लोगे, इसको ले लोगे, मतलब ये कितना दे रखा है 1/2, क्या दे रखा है, हाफ, n/2 मतलब 1/2 दे रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा 1/2। V2 कितना दे रखा है इसका 20 ml, तो मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस N3 कितना दे रखा है, देखो n/3 मतलब 1/3, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखो ये तो 2 टेंजा और ये टेंजा, टोटल आपके पास में आ गया होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा उधर, राइट, मल्टीप्लाई में है तो n ऐसे का ऐसा, यहाँ पे 5 1 जा 5 प्लस ये कितना हो गया 10 प्लस ये कितना हो गया 10, तो यहाँ पे 25/1000 आ जाएगा। इसको आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, ये देखो 25 की टेबल से कितनी बार हुआ 100 कैंसिल 4 टाइम और 1 0 ये बच गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसी को आप क्या बोल दोगे 0.025 n, ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, 0.025 यहाँ पे पॉइंट है, राइट, दिख रहा है ना, हाँ, ये आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, बस ये क्वेश्चन आने चाहिए मिक्सर वाले एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, देख लिया, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ देखो 100 ml में घुले 100 ml में घुले 4 ग्राम NaOH की नॉर्मेलिटी निकालो। 100 ml में घुले 4 ग्राम NaOH की नॉर्मेलिटी निकालो। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकाल के बताओ क्या है। 100 ml विलियन कितना है 100 ml, 100 ml में घुले 4 ग्राम NaOH की नॉर्मलता बताओ, नॉर्मेलिटी बताओ। अब इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबसे पहले वाला लग जाएगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, n इक्वल टू बताओ ml में दे रखा है, इसका मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर विलियन का आयतन है वो किस में दे रखा है ml में, तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गिवन मास मतलब अणुभार कितना होता है वो तो ऊपर लेते हैं, मतलब उसको हम W से लिखते हैं। शुरुआत से याद है क्या, ये है 1000 क्यों आएगा, क्योंकि ml में दे रखा है यहाँ पे, देखो ये रहा 100 ml अपोन में क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट NaOH का बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, हाँ कितना हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई में v क्या है इसमें ml में, वैल्यू पुट करें, आपने कर लिया होगा। W की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों आप लोगों को 4 दे रखी है, कितने ग्राम, ये रहे गिवन मास 4 मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट वेट NaOH का, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, मतलब टोटल 39 और एक हाइड्रोजन का 40 हो गया यहाँ पे, तो अपोन में 40 मल्टीप्लाई में V, वॉल्यूम आयतन कितना दे रखा है इसका, ये रहा 100 ml, ये रहा, राइट। तो ये 2 0 से ये 2 0 गए, 1 0 से ये 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, मतलब 1/1 आ गया। 1/1 आने का मतलब यहाँ पे 1n आंसर आ गया इसका। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं, इससे लास्ट वाला ना, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो क्वेश्चन 0.5 mH2SO4, क्या लिखोगे 0.5 mH2SO4, मोलरता दी हुई है H2SO4 की कितनी 0.5 m, मतलब ये दिया आपको 0.5 m H2SO4, 0.5 m H2SO4 के 1 लीटर विलियन को, किसको 1 लीटर विलियन को 10 लीटर तक तनु किया जाए। 1 लीटर विलियन मतलब V1
कितना है 1 लीटर। 1 लीटर विलियन को 10 लीटर तक तन्नु किया जाए तो V2 कितना है 10 हो गया। आगे बात समझ में। तो विलियन की नॉर्मेलिटी निकाली तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ना, 0.10 H2SO4 है, इसका 1 लीटर विलियन है उसको 10 लीटर विलियन बनाया जाता है। तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं बच्चों, N1V1 इक्वल टू N2V2। हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, N1 मतलब क्या है 1 है, V1 1 लीटर है ये रहा, राइट, तो ये 1 हो गया, इक्वल टू N2। N2 कितना हो जाएगा, यही तो हमें क्या करना है निकालना है। क्या बोल रहा है, विलियन की नॉर्मेलिटी निकाली तो N2 और हो कितना जाता है आयतन, यहाँ पे 10 लीटर हो जाता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, ये डिवाइड में आ जाएगा 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो जाता है 0.1, यहाँ पे n हो गया है ना, 0.1 n हो गया। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा। इस पे आप न्यूमेरिकल जरूर कीजिएगा, यहाँ तक भी आपको हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए, नहीं तो जैसे ही फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक आपको फाइनल एग्जाम में जैसे ही लैब असिस्टेंट का पेपर लगेगा या फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर लगेगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिल जाएगा। सो मिलते हैं कल जल्दी एक और नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे फॉर्मेलिटी। और हाँ, अगर आपको इनके नोट्स भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसमें सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, एकदम हैंड रिटन नोट्स है। और आपको अगर रिविजन बैच चाहिए, मतलब हमने रिविजन बैच भी लॉन्च कर रखा है, उसमें सिर्फ आपका रिविजन करवाया जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह सारे करवाए जाएंगे, मतलब कि सब कुछ इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो रिवीजन बैच के लिए हमने एक अलग चैनल बना रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको सब्सक्राइब करो और उस पे आके अपना रिवीजन करो और अच्छे से टेस्ट दो। टेस्ट वगैरह हमने सब कुछ ऐप पे लॉन्च कर रखे हैं। सो मिलते हैं जल्दी कल एक और वीडियो में, तब तक बढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।